आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। और आज हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2016 के अंदर जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती की गई थी उसका हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का उसको हम देखेंगे। उसके आंसरों का जो 150 क्वेश्चन है 3 घंटे का ये समय था। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे, प्रश्न आंसर सबको साथ में हम देखेंगे। इसके लिए आपको पहले प्रश्न होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, तो उस दरमियान आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर लिखें। फिर मैं इसका क्या करूँगा, आंसर आपको बता दूँगा, ठीक है ना। इससे पार्ट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लें। प्लीज़ आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी और भी लोगों के पास में इसको पहुंचाएं। तो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन संख्या पहला क्वेश्चन है, वजी महासंघ कितने गणों का संघ था? यानी जो वजी महाजनपद थे वो कितने गणों का? जनपद दो प्रकार के थे, एक तो थे राजतंत्रात्मक और दूसरे प्रकार के थे गणतंत्रात्मक। तो इसमें जो गणतंत्रात्मक गणराज्य थे उसमें वजी संघ था, एक और संघ था। तो उन दोनों के बारे में हम देखते हैं कि उनमें से इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है वजी महाजनपद में कितने गणों का क्या था, संघ था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर यानी 8 थे। कितने गणों का संघ था? 8 गणों का संघ था। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क स्थल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थलों को खोजने वाला कौन था? उस खोजने वाले का आपको क्या बताना, नाम बताना है। 3 ऑप्शन है, रेमंड ओलिचन, अहमद हसनदानी, रफ़ीक मुगल, WS वाकणकर। तो इसमें से कौन है उसके बारे में आप आंसर दीजिए। जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर संख्या 3, रफ़ीक मुगल। ये किसने कहा था? रफ़ीक मुगल ने कहा था कि सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क स्थल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना, व्यवस्थित करना। उत्तर से दक्षिण, तो इसमें भगतराम है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है और मेहगम है। तो इनको आपको क्या करना है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है ना। दक्षिण दिशा जो देश की स्थिति है, दक्षिण से उत्तर की ओर आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका भी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर दें। आप वीडियो को थोड़ा रोक भी सकते हैं, रोक करके आप अपना विचार लिखें और उसके बाद ही इसका आंसर देखें। तो इसका सही आंसर होगा आंसर संख्या 2, यानी पहले भगतराम आएगा, भगतराम के बाद में मेहगम, मेहगम के बाद में आएगा आपके राखीगढ़ी और सबसे अंत में है आलमगीरपुर। तो इस तरीके से ये दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्या है, व्यवस्थित क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या अगला है जिसको मैच करना है गणराज्य और उनकी राजधानी। जो 16 गणराज्य थे उनकी और उनकी राजधानी को, जैसे गंधार है, अंग है, सूरसेन है, कौशल है, इधर राजधानी मथुरा, तक्षशिला, श्रावस्ती और चंपा। तो इसको आप सुमेलित करना है। तो जल्दी से इसका सुमेलित करके आप आंसर दीजिए। थोड़ा मैं समय अब कम दूंगा आपको, क्योंकि आप चाहो तो वीडियो को रोक करके फिर आंसर आप दे सकते हो, ज़्यादा समय अगर आपको लग रहा है तो इसका सही आंसर होगा आंसर संख्या 2, यानी क्या है, एक का है 2, यानी गांधार की राजधानी क्या, तक्षशिला है, अंग की राजधानी क्या, चंपा है, सूरसेन की मथुरा और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, इसने पूछा है सत्य नहीं है। तो पहला, स्थविरवाद जैनों का संप्रदाय है,
निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। महावीर ने अपने जो प्रवचन है अर्धमागधी में दिए थे। तो ये 4 कथन हैं। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो हम इसका सही आंसर ढूंढेंगे। महावीर ने अपने जो प्रवचन है अर्धमागधी में दिए, बिल्कुल सही आंसर है। प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ है वो भी पाली भाषा के अंदर, बिल्कुल ही सही है। जो निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन स्थविरवाद ये क्या है? ये जैनों का एक संप्रदाय नहीं, ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय। तो इसमें ये हो जाएगा गलत। तो इसमें जो संख्या 1 है वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 6 है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड में आया था, पहले वाले फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। या तो व्यापारी के बारे में पूछा जाएगा, या शासक वर्ग के बारे में पूछा जाएगा, या किसान के बारे में, किसी न किसी के बारे में ये पूछा जाता है। तो इससे हम कहते हैं जो संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहते हैं? वेगिनर के नाम से जानते हैं, वेनिगर के नाम से। आंसर संख्या 2 सही है। अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 7 है, तो ध्यान से इसको आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूरा पाषाण काल के बारे में असत्य है? यह ध्यान रखना, असत्य है यानी वही है, गलत है या सत्य नहीं है। तो पहला, पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं। दूसरा, पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में से सर्वाधिक संख्या में मिले। तीसरा, पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से भी मिले हैं। चौथा, डिडवाना में सांधी तालाब से पूरा पाषाण काल से लेकर उत्तर पारा जो पूरा पाषाण काल की सामग्री प्राप्त हुई है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं आप, इसमें से क्या सही नहीं है, यानी गलत क्या है, असत्य क्या है। तो देखो हम देखते हैं कि तो पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है वो समस्त भारत में मिले, बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले, ये सही नहीं है। पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिले, लेकिन ये गंगा और सिंधु के ही कछारों में सर्वाधिक, ऐसा नहीं है। पूरा पाषाण कालीन स्थल मेवाड़ और मारवाड़ से भी मिले, बिल्कुल सही है। और चौथा, डिडवाना में सांधी तालाब से पूर्व पाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाण काल तक की सामग्री के स्थल मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सही क्या होगा? 2, ऑप्शन संख्या 2 इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन संख्या जो 8 है, वह किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा क्या किया गया था? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। उनका नाम आपको बताना है, किसके नेतृत्व में सबसे पहले किया था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, या मॉर्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में, या ST सांकलिया के नेतृत्व में। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल के नेतृत्व। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ASI द्वारा क्या किया था? भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी का हल्की क्या मिली है? प्रतिकृति मिली। राखीगढ़ी से मिली, बनावली, हड़प्पा या रोपड़ से मिली? कहाँ से मिली है? तो उसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बनावली से। बनावली को या बनावली को, या इंग्लिश आप देखिए बनावली से। कहाँ से हुआ? मिट्टी का जो हल है उसकी प्रतिनिधि जो हरियाणा के अंदर बनावली है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। जो क्वेश्चन संख्या 10 है उसको आप ध्यान से देखिए कि वो लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता से नहीं है, यानी बाकी सारी जो विशिष्टता यानी विशेषताएं हैं वो नवपाषाण काल से संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसी है जो नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। जैसे घर्षक और पॉलिश युक्त क्या है? उपकरण। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश देख लो, ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड टूल्स, है ना, ये इंग्लिश भी आप देख लीजिए। दूसरा है, मुख्य उपकरण इनका क्या था? कुल्हाड़ी था।
तीसरा है पिछले युगों की तुलना में मृदबाह जो निर्माण कला में क्या था, उल्लेखनीय प्रगति। चौथा है अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो देखो नवपाषाण काल के अंदर क्या था, घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण आ गए थे, बिल्कुल सही है। इसका जो मुख्य उपकरण क्या था, अभी भी कुल्हाड़ी था नवपाषाण काल के अंदर, क्योंकि मानव जो खेती की तरफ हुआ था सबसे ज़्यादा इसकी कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ी थी। पिछले युगों की तुलना में मृदबाह निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति, तो यही गलत है। यानी पिछले युगों की तुलना में यहाँ चाक पर उसने जरूर बना दिया था, बनाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन फिर भी बर्तन वगैरह, लेकिन फिर भी इतना ये नहीं था। और अन्न पर बढ़ती निर्भरता, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक मानव खेती करना सीख गया था, इसी कारण अन्न के ऊपर उसकी क्या थी, निर्भरता ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही नहीं है, 3। अगला है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं, यानी जो सही है उन्हीं को लिखना है, गलत है उनको छोड़ना है हमें। तो कथन संख्या 1 क्या कह रहा, सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें, नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कैसा ये कथन है। दूसरा है हड़प्पा, बनावली और चंदोदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई नहीं पड़ता, ये भी आप समझ लीजिए। कहाँ का पूछा है, हड़प्पा, बनावली और चंदोदड़ों नगरों की योजना में जो ग्रिड विन्यास है वो दिखाई नहीं देता। अगला सी कथन, अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले, अनेक स्थलों से। और डी है हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यहाँ मुख्य रूप से ये प्रयुक्त नहीं हुई है। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल समझ पर आधारित क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि कौन से सही हैं, सत्य कौन से, उनके आधार पर आपको इसका आंसर देना कि इसमें से कौन से कथन सत्य। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन संख्या 4 ABCD चारों ही सही है। यानी सैंधव नगर की जो योजना है ग्रिड विन्यास पर क्या थी, आधारित नहीं थी। अगला है हड़प्पा, बनावली और चंद्रदुर्ग के नगरों की जो योजना है वो ग्रिड विन्यास उसमें नहीं दिखाई पड़ता, इसी कारण ये कहा गया अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के भी प्रमाण नहीं मिले, हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई देता, किंतु संभवतः यहाँ मुख्य रूप से ये प्रयोग में यानी प्रयुक्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 12। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के राज्य में, किसके राज्य में, बिंबिसार के साम्राज्य के अंदर गांवों की संख्या कितनी थी? कमेंट करके आप बताएं कि बिंबिसार कौन से वंश का शासक था। तो इसमें संख्या कितनी थी, 4000, 8000, 40000 और 80000। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 80000। कितने रुपए थे, 80000 रुपये, सॉरी रुपये नहीं, 80000 लोग गांवों की संख्या थी, है ना, 80000 गांवों की संख्या थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास का, यानी इनमें से 18 प्रकार के जो पुराण हैं उनमें से वो कौन से पुराण हैं जिन इतिहासकार पुरातन इतिहास के अंदर रखते हैं? तो पहला है भविष्य एवं विष्णु पुराण, दूसरा है ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण, तीसरा है मत्स्य एवं वायु पुराण और चौथा है वायु एवं विष्णु पुराण। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही है मत्स्य एवं वायु पुराण। कौन सा कथन सही है, मत्स्य एवं वायु पुराण। अगला क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभाजित था? कालीबंगा, सुरकोटला, धोलावीरा और हड़प्पा। तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका सही आंसर है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15 है हर्षोत्तर काल के अंदर पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? पूर्वी भारत का देखना है। तो इसमें कलकत्ता, ताम्रलिप्ति, सालियोर या अरिकामेडू, है ना। तो इसमें से पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन था हर्षोत्तर काल के अंदर, हर्ष के बाद के समय उत्तरवर्ती काल के अंदर? तो इसमें था ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 16 है निम्नलिखित में से संगम साहित्य के विषय में कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा उसको आपको बताना है।
तो सभी कथनों को ध्यान से पढ़े और फिर इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में देखें। तो पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना लगभग 3 से 4 शताब्दियों में पूर्ण हुई थी। बिल्कुल सही आंसर ये तो लग रहा है, क्योंकि संगम साहित्य की जो रचना है वो लगभग 3 से 4 शताब्दी को चली थी। दूसरा है, संगम साहित्य मुख्यतः 2 वर्गों पटिनेकिल कनुगु यानी 18 प्रबोधात्मक ग्रंथ और पट्टुम पट्टू यानी 10 परितोष गीतों में विभक्त है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, संगम साहित्य धार्मिक साहित्य। तो ये नहीं लग रहा, क्योंकि संगम साहित्य केवल धार्मिक ही नहीं है, अधिकतर जो संगम साहित्य हैं वो धार्मिक के साथ साथ क्या लौकिक साहित्य है, तो ये गलत होगा। चौथा है, संगम काव्य विभिन्न नायक नायिकाओं को समर्पित प्रशस्ति गीत है। तो ये भी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन संख्या जो 3 है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी इसमें कौन सा आपका सही है, ऑप्शन संख्या 3। अगला है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित सूचियों को क्या करना, आपको सुमेलित करना। यानी एक तरफ जो मृतभांड है उनके प्रारूप दिए गए और दूसरी तरफ उनका काल यानी वो समय है वो जिससे ये क्या है, संबंधित है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। तो देखो, पहला गैरिक मृतभांड यानी OCP है ना, ऑर्चर्ड जो कलर्ड पोट्री है, तो वो किस काल से संबंधित है, तो ये है आरंभिक वैदिक काल से। किससे संबंधित है, प्रारंभिक वैदिक काल से। दूसरा, उत्तरी काले चमकीले मृतभांड यानी NBP जो W है ये किससे संबंधित है, तो ये बस ये द्वितीय नगरीय क्रांति से। किससे संबंधित है, जो दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। तीसरा है कृष्ण लोहित मृतभांड। कृष्ण लोहित, कृष्ण मतलब ब्लैक और रेड, ब्लैक रेड वेयर है ना, यानी BRW। तो ये किससे, तो ये किसी विशिष्ट काल से संबंध नहीं है, ये किसी भी क्या विशिष्ट काल से संबंध नहीं है। अगला चौथा, चित्रित धूसर मृतभांड यानी पेंटेड जो ग्रे वेयर है उसके बारे में, PGW। तो ये किससे, ये बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित। जो चित्रित धूसर मृतभांड है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित, यानी इसका ऑप्शन संख्या जो 1 है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा, उसके बारे में आपको पूछा है। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। किसकी, कौन सी लिपि के अंदर है, ब्राह्मी लिपि में। दूसरा, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में। उनके अभिलेखों में से कुछ यूनानी और अरामेइक लिपियों के अंदर क्या है, उत्कीर्ण है। उनके 3 स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। ठीक है, तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। अब इसके बारे में विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, तो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तो बिल्कुल सही है। पश्चिम उत्तर भारत के अंदर जहाँ खरोष्टी भाषा थी उस क्षेत्र में इसी लिपि के अंदर उन्होंने लिखे, क्योंकि ईरान से संबंधित यही भाषा थी। अगला तीसरा, अशोक के अभिलेखों में कुछ यूनानी और अरामाइक में भी है। बिल्कुल सही, ये भी पश्चिम उत्तर क्षेत्र से मिले हैं। तीसरा, उनके 3 स्तंभ फिरोज शाह तुगलक, तो ये गलत है, 3 नहीं कितने 2 स्तंभ लाए थे। 2 स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे, 3 नहीं मिले थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन संख्या जो 4 है वही सही होगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को क्या करना, चिन्हित करना। असत्य यानी गलत कौन सा है। हिंद यूनानी शासकों ने द्वीपवासी या द्विलिपि जो लेख वाली मुद्राएं जारी की। दूसरा, कुछ हिंद यूनानी शासकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी मुद्राएं उनके संयुक्त शासन की क्या थी, परिचायक थी। तीसरा, मुद्राएं शासकों द्वारा ही जारी की जाती थी, अन्य प्रतिष्ठान अथवा अभिकरण यथा नगर प्रशासन श्रेणियाँ इत्यादि समय अपनी मुद्राएं जारी नहीं करते थे। नगरों के नाम यथा उज्जैनी इत्यादि वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। यानी इस प्रश्न को इतना पढ़ने के बाद अब इसका आंसर आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा, क्योंकि बाकी तो देखो सही है दोनों ही। हिंद यूनानी शासकों ने द्वीपवासी और द्विलिपि की लेख वाली मुद्राएं जारी की, बिल्कुल सत्य है। कुछ हिंद यूनानी शासकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी मुद्राएं उनके संयुक्त शासन का भी क्या परिचय, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा इसका पॉइंट है, मुद्राएं शासकों द्वारा जारी की जाती अन्य प्रतिष्ठान अथवा अभिकरण ये था नगर प्रशासन श्रेणी इत्यादि समय। और चौथा है, नगरों के नाम
ये मुद्रा, यानी तीसरा और चौथा एंटी है तो दोनों में से एक सही होना। तो हमें पता है कि ये चौथा सही है, तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट गलत है। तो हमें क्या इसमें असत्य देखना है, तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन संख्या जो 3 है वही सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय जो सैनिक अभियानों के साथ उनके साथ भारत आया था, यानी उनके बारे में हम बताना है, जो उनके साथ में क्या आया था, भारत अभियान पर आया था। सिकंदर के समय भारतीय सैनिक अभियान में उसके साथ कौन था, तो स्ट्रेबो था, निरियाकस था, एरियन था, डायोडोरस। ये वही इतिहासकार है ना। तो इसके बारे में जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसमें आया था निरियाकस, 3 जन आए थे, 3 इतिहासकार इनके साथ में थे। अगला है क्वेश्चन, राजपूत काल 650 से 1000 ईस्वी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, सामंतवाद का विकास, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन समाप्त, विदेशी व्यापार में कमी। तो इसने पूछा है कि सही नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है और इसमें कहना है कि कौन सा सही नहीं है। राजपूत काल में, तो राजपूत काल में सामंतवाद का विकास हुआ था, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि नहीं हुई थी, कमी हुई थी, तो यही ऑप्शन सही है। ये गलत कौन सा सही नहीं है, यही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि राजपूत काल के व्यापार वाणिज्य में वृद्धि नहीं थी, बल्कि ह्रास देखने को मिलता है। अगला, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन समाप्त हो गया, बिल्कुल ये भी सही है। और विदेशी व्यापार में क्या आई थी, कमी भी आई थी, ये भी कथन इसमें सत्य है। क्वेश्चन संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें भी आपको देखना कि सही नहीं है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। अभिधम पिटक में मूल उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है। तीसरा, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक जो अवधारणा है उनका संकलन है। चौथा है, सुत्त पिटक के कितने हैं, 5 निकाय। तो इसका जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अब हम इसको देखते हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल ही सही है। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर क्या मिलती है, सुत्त पिटक में। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी अभिधम जो पिटक है वो सुत्त पिटक पर ही लगभग आधारित है। तो तीसरा, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर जो निहित है, दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन नहीं है ना। इसमें क्या है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके आचार विचार के क्या है नियम, उनका वर्णन है। जबकि सुत्त पिटक में 5 निकाय, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन संख्या 23 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्मशास्त्र में कौन आता है, धर्मसूत्र आते हैं या स्मृतियाँ आती है या स्मृतियों पर टीका या नियमित ग्रंथ। तो इसमें से कौन आएगा सही, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें सभी आएंगे, सही आंसर कौन सा, ABCD, यानी धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंदर धर्मसूत्र भी शामिल होंगे, स्मृतियाँ भी शामिल होगी, स्मृतियों पर टीका है, निबंध वाला सभी उसके अंदर शामिल होगी। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ से, यानी कौन सा जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उस जैन ग्रंथ के बारे में बताना जिससे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या भगवती सूत्र है वो, या कथाकोश प्रकरण है, या कथाकोश, या पृष्टि पर्वन। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसके अंदर 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन संख्या जो है वो 25, निम्नलिखित में से फाइयान, वेनसांग और इत्सिंग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। अधिकतर वही पूछा सही नहीं है या असत्य है। इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे और उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अगला, तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। फाहियान व इत्सिंग जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया, किंतु ह्वेनसांग ने अपने संरक्षक हर्षदेव के बारे में लिखा। तो वैसे तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है और अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दें। तो पहला, इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे और उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा, तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए, यहाँ की भाषा सीखी, ये भी सही है। तीसरा, तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया, तो ये गलत है, तो इसका सही आंसर यही होगा। चौथा भी देख लेते हैं, फाहियान व इत्सिंग जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का क्या क्या उल्लेख नहीं किया, किंतु वेनसांग ने अपने संरक्षक हर्ष के बारे में पर्याप्त वर्णन दिया। तो बिल्कुल सही है ये।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन। यहाँ भी पूछा है असत्य, यानी कौन सा कथन गलत है। वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं, साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से। दूसरा है वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। तीसरा है सत्य एक और ऋषि उसे विभिन्न नामों से अभिषिक्त करते। चौथा है वैदिक जो ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण करते प्रतीत होते। तो ये वो क्वेश्चन जिसमें से सही क्या होगा, यानी इसमें से गलत कौन सा है, तो ये चौथा गलत है। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण करते प्रतीत होते हैं, बाकी तीनों ही सही है, ये ऑप्शन गलत है, असत्य। अगला क्वेश्चन है चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से क्या करता दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से का है किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ। रामायण के विषयों का क्या हुआ, अंकन नहीं हुआ। कौन से ऐसे हैं जिन पर अंकन नहीं हुआ, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो पहला देवगढ़ के दशावतार मंदिर के जो चबूतरे पर बिल्कुल सही है, इसमें गुप्त काल के गुप्तों ने बनाया था। अगला पड़दल के विरूपाक्ष मंदिर पर उत्कीर्ण जो मूर्तियां, तो इस पर भी मिलता है। अगला एलोरा के कैलाश मंदिर, ये सही है। और ये रजमनामा, तो गलत कौन सा होगा, यही होगा। हमारा जो सही आंसर है वो यही होगा, यानी रजमनामा के अंदर रामायण के विषयों का क्या हुआ है, अंकन नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से लिए, जिसमें भारवी हैं कुमारदास, माघ, सेमंदर के बारे। तो इनमें से कौन से हैं जिन्होंने अपनी जो काव्य है उनकी विषय वस्तु इन्होंने महाभारत से लिए। तो इसमें सही आंसर होगा दूसरा एसीडी, यानी एसीडी में भारवी सही है, दूसरा माघ और तीसरा सेमेंदर। भारवी, माघ और सेमेंदर वो संस्कृत भाषा के कवि हैं जिनकी विषय वस्तु महाभारत से ली है। अगला है मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित छोटा सा राज्य चतुर्थ सदी ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन था। खोतान, यारकंद, कास्कर, सांसान, इसमें से तो सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा खोतान। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। ये भी ध्यान रखना, पांडुरंग था, भृगुवंश, श्री विजय या मातरम वंश। तो इसका सही आंसर है श्री विजय वंश, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय का राज्य था। अगला क्वेश्चन संख्या है 31। चरित्र साहित्य और उनके लेखकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगों में जो सुमेलित नहीं है, यानी इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से एक युग में ऐसा है जो गलत है। गौड़वोह वाकपति, विक्रमांक देवचरित्र विलहण, भोज प्रबंध पद्मगुप्त और कुमारपाल चरित्र जयसिंह। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो इसका देखो सही, वाकपति राज ने गौड़वो लिखी थी, तो विक्रमांक देवचरित्र की रचना विलहण ने की, जबकि भोज प्रबंध की रचना ये पद्मगुप्त ने नहीं की, और कुमारपाल चरित्र की रचना जयसिंह ने की थी। ये बिल्कुल ही सही आंसर। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन संख्या 3। अगला है 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। कौन सी आदिवरा की, तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, भोज या देवराज। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो इसका हम सही आंसर देखेंगे तो वो है भोज, जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 33। अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सही कौन सा नहीं है उसको सही करना है ना। तो जैसे महावीर का क्या था चिन्ह, सिंह था, बिल्कुल सही, जबकि पार्श्वनाथ का हाथी नहीं था, ये गलत है। दूसरा
अरिष्टनेमी का शंख था और नेमिनाजी का क्या था, नीलकमल था। तो पार्श्वनाथ का क्या होगा, सर्प होगा, है ना। तो वो इस तरीके से ये क्या उनसे अलग है। क्वेश्चन संख्या है 34। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाक्लेटस का राजदूत हेलियोडोरस आया था। तो इसमें वसुमित्र, अग्निमित्र, भागभद्र और शिमुख। तो इनमें से वो शासक कौन सा है जिसके दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाक्लेटस का राजदूत हेलियोडोरस आया था। तो इसका सही है भागभद्र के समय। कौन से के समय, भागभद्र, यानी यहाँ का उसमें शासक भागभद्र था। तब तक्षशिला का यूनानी शासक एंटियाक्लेटस का दूत जो हेलियोडोरस है उनके राज्य में गया था, सातवां वंश के। ठीक है। अगला क्वेश्चन संख्या 35। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शकों के विषय में सही कथन नहीं है। तो एक बार फिर से वही पूछा, यानी असत्य कथन, सही कथन नहीं है। शकों ने यहूसी जाति के बढ़ते प्रभाव के कारण बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। दूसरा, बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ईरान के पार्थियनों तदुपरांत भारत में यूनानियों पर आक्रमण किया। तीसरा, प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक क्या थे, मथुरा तक पहुंच चुके थे। और अगला है अंतिम, भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी और प्राकृत में लेख का चयन क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी व प्राकृत में लेख का चयन क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। यही गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शकों के विषय में क्या है, सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं। शकों ने यूसी जाति के बढ़ते दबाव के कारण बैक्टीरिया पर क्या किया था, आक्रमण किया था। दूसरा, बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ईरान के पार्थियनों पर और तदुपरांत भारत में यूनानियों पर आक्रमण किया। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक मथुरा तक पहुंच चुके थे और भारत में मुद्राओं पर यूनानी और प्राकृत में लेखों का उन्होंने चयन क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो इसमें से सही नहीं है, तो ये चौथा सही नहीं होगा। तो सही आंसर है 4, क्योंकि भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी और प्राकृत में जो लेखों का चयन बंद नहीं किया था, वो उसको जारी रखा था, है ना। बाकी सभी सही है। शकों ने यूसी जाति के बढ़ते दबाव के कारण ही बैक्टीरिया पर क्या किया था, आक्रमण किया था। बैक्टीरिया से आगे बढ़ने के कारण बाद में इन्होंने ईरान के पार्थियनों और तदुपरांत भारत में यूनानियों पर आक्रमण किया था। और प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक मथुरा तक पहुंच चुके थे। ये सभी सही कथन है। क्वेश्चन संख्या 36। नासिक और कार्ले की जो गुफाएं हैं वो किसके राज्य में स्थित थी, यानी वो राज्य किसका था, शकों का था, चुंगों का था, कदमों का था या सातवाहनों का। तो ये किसका था, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो ये राज्य था सातवाहनों का। किसका था, सातवाहनों का। जो अगला 37 प्रश्न संख्या 37 है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान था। वो महिपाल था, हर्षवर्धन, देवपाल या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जल्दी से कमेंट में आप आंसर दीजिए। तो वो शासक था, पाल वंश का शासक था, देवपाल। अगला जो क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन से कथन वारामीर के पितामह सिद्धांत के विषय में क्या असत्य यानी गलत है। जिसका पहला, ये सिद्धांत पंच सिद्धांतिका के 500 सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध व अचूक है। ये 5 चंदों में अभिव्यक्त हुआ है। पहले चंद में सभी खगोलीय अक्षर सम्मिलित हैं। इसमें चंद्रमास व तिथियों की गणना वेदांत ज्योतिष की तरह की गई। तो इसमें से कौन सा सही है, सही नहीं है यानी असत्य है, गलत कौन सा, उसके बारे में आपको बताना। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है कि ये सिद्धांत पंच सिद्धांतिका के 500 सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध और अचूक है, यही गलत है। बाकी जैसे ये 5 चंदों में अभिव्यक्त हुआ सही है। पहले चंद में सभी खगोलीय अक्षर सम्मिलित हैं। इसमें चंद्रमास और तिथियों की गणना जो वेदांत ज्योतिष है उसकी तरह की गई है। अगला है 39वां क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना, सुमेलित करना है। यानी एक तरफ क्या है, जो विभिन्न प्रकार के दर्शन है और दूसरी तरफ उनका प्रवर्तक है, प्रवर्तकों की सूची दी गई। तो जल्दी से इसका बताइए, इसका सही कौन सा है। तो जो पहला है वेदांत सूत्र, तो वेदांत सूत्र किसका है, बादरायण का।
यानी वेदांत सूत्र किसका है, बादरायण का। वैशेषिक सूत्र है कणाद का। योग सूत्र है पंतजलि का। पूर्व मीमांसा है जैमिनी का। किसका है, पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी का। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन संख्या 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 40। भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल में राज्य द्वारा भूदान एक सामान्य बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों के जो क्या है प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता, ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता। कौन सा, भूदानों के परिणाम स्वरूप क्या कृषि का विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में ब्राह्मणों के एक वर्ग का क्या हो गया, प्रभाव बहुत बढ़ गया, भूदानों के कारण जातियों का भी विस्तार हुआ और भूदान क्षेत्रों के सीमांत पर रहने वाली जनजातियों को इन क्षेत्रों में कृषि क्रम में सम्मिलित कर समाज में अस्पृश्य जातियों के रूप में स्थान दिया। तमिलनाडु के ब्रह्मदेव और अग्रहार क्षेत्र उर और ग्राम सभा के क्या थे, भाग थे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं, अधिकतर वही पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या है, व्यक्त नहीं करता, तो पहला सही है, भूदानों के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार हुआ, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र में ब्राह्मणों का एक वर्ग का प्रभावी बहुत बढ़ गया है, इसके कारण भूदान के कारण, है ना, यानी वो वर्ग क्या हुआ, शक्तिशाली बनकर आया और अपनी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हो गई। तीसरा, भूदानों के कारण जातियों का भी विस्तार हुआ, भूदान क्षेत्रों के सीमांत पर रहने वाली जनजातियों को इस कृषि कर्म में सम्मिलित कर समाज में अस्पृश्य जातियों के रूप में स्थान दिया, बिल्कुल सही है। जबकि तमिलनाडु के ब्रह्मदेव और अग्रहार क्षेत्र उर और सभा के ग्रामों के भाग नहीं थे, है ना, यही गलत है। ये भी एक प्रकार की जो क्या थी, कर्ज जो अपने क्या थी, लगान मुक्त भूमि होती थी, दी जाती थी। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 41। पुलकेशिन प्रथम के विषय में गलत बताना। पुलकेशिन प्रथम, इसके बारे में कौन सा गलत है, जो चालुक्य वंश का शासक था। तो ये चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। दूसरा, इसने अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और अन्य स्रोत कराने का श्रेय, इसने अनेक विजयों का भी क्या दिया जाता, श्रेय दिया जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी अभिलेख में उल्लेख किया कि उसने वातापी दुर्ग की क्या रखी है, नींव रखी है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है, सही नहीं। तो पहला देखेंगे, चालुक्य वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक, ये तो बिल्कुल सही है, यानी चालुक्य वंश का ये प्रथम स्वतंत्र शासक पुलकेशिन प्रथम ही था। इसके अलावा दूसरा, पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध, अग्निष्टोम और अन्य स्रोत कराने का श्रेय, यानी ये सभी यज्ञ इसने कराया, ये भी बिल्कुल सही है। उससे अनेक विजयों का श्रेय दिया जाता है, ये नहीं, है ना, वो कुछ में पराजित भी हुआ था। अगला, पुलकेशिन प्रथम ने अपने बादामी अभिलेख में उल्लेख किया कि उसने वातापी के दुर्ग की क्या रखी थी, नींव। तो ये भी सही है, यानी पुलकेशिन प्रथम के जो बादामी अभिलेख उसमें ये उल्लेख मिलता है कि वातापी के दुर्ग की नींव किसने रखी है, पुलकेशिन प्रथम ने ही रखी है। अगला 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पल्लव राजा सिंह विष्णु के विषय में क्या करता, सही सूचना देता है। इसमें सही कौन सा वो आपको देखना। तो पहला कथन अ है, उसके आगमन के साथ ही महान पल्लवों का क्या होता है, युग प्रारंभ, किसके, सिंह विष्णु के। दूसरा, उसने चोल मंडल की विजय का श्रेय दिया जाता है। तीसरा, वो किरातार्जुनीय के लेखक भारवी का रख सकता। चौथा, मत विलास प्रसन्न में उसका प्रशस्ति गान हुआ है। तो इसमें आपको सही तरीके से इसमें अध्ययन करना है और फिर इसने बताया कि सही सूचना कौन से देते हैं, है ना, इस चारों में से। तो इसके चारों के चारों ही ऑप्शन क्या हैं, सही है। यानी उसके आगमन, यानी सिंह विष्णु के आगमन के साथ ही महान पल्लवों के युग का प्रारंभ होता है। इसके अलावा सिंह विष्णु को ही चोल मंडलम की विजय का श्रेय दिया जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में ही किरातार्जुनीय का लेखक भारवी रहता था। और चौथा, मत विलास जो प्रहसन नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी सिंह विष्णु का प्रशस्ति गान हुआ है। तो ये भी सही है, चारों ही सही है इसमें। अगला है 43, पल्लव वास्तुकला के जो विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, सही पूछा है। तो पल्लव वास्तुकला के अवशेष मामल्लपुरम से प्राप्त हुए। दूसरा, पल्लव वास्तुकला के अवशेष गुहा मंदिर, एकाश्व मंदिर और संस्थात्मक मंदिर, ये सभी शामिल है। तीसरा है, पल्लव मंदिर अजंता और एलोरा के मंदिरों की तुलना में छोटे व कम जटिल है। और डी है, जो पल्लव कालीन जो 9 रथ मंदिर मिले उनमें से 6 पास पास बने रथ मंदिर पांडवों और उसकी क्या है, पत्नी के। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें से सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3, ABC, यानी पहला ये सही है, पल्लव कला के जो अवशेष हैं वो मामल्लपुरम से प्राप्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पल्लव वास्तुकला के अवशेषों में क्या थे, गुहा मंदिर है, एकाश्व मंदिर है और संरचनात्मक मंदिर। तीसरा, पल्लव मंदिर अजंता और एलोरा के मंदिरों की तुलना में क्या छोटे व कम जटिल, ये भी सही है।
और जो डी है ये गलत है, यानी पल्लवकालीन 9 रथ मंदिर मिले हैं, जिनमें 6 आसपास बने रथ मंदिर पांडवों और उसकी क्या है पत्नी के। यही वाला कथन इसमें क्या है सही नहीं है। अगला है हर्ष के शासनकाल में नालंदा जो विश्वविद्यालय उसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुबंधु था, शीलभद्र था, प्रभाकर मित्र था, नागार्जुन। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा शीलभद्र, यानी हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। अगला है 45 है प्रश्न संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन में चोल वास्तुकला के विषय में क्या करते हैं हम सही कथन है, सही कौन से वो लिखने। तो चोल कला का परमोच्च तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। मुख मंडप, अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह मुख्य मंदिर के अंग हैं। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र चोल ने भी एक बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन वो क्या हो चुका उसका पूरा नहीं हो सका। तो इसमें से कौन से सही है कथन, उनके बारे में जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा डी 4, यानी चारों ही कथन सही है। यानी चोल कला का परमोच्च जो है वो तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। और इसके मंदिर की विशेषता क्या है? मुख मंडप है, अर्धमंडप है, अंतराल और गर्भगृह, ये मुख्य मंदिर के अंग है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज या राजराजा चोल प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र चोल ने भी क्या किया, यानी राजेंद्र प्रथम ने भी एक बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, पूर्ण नहीं हो सका। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को क्या थी स्वर्ण युग की संज्ञा दी? तो कौन वो है जिसने गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा? रोमिला थापर है, बी.डी. चट्टोपाध्याय है, के.एम. मुंशी या आर.एस. शर्मा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है के.एम. मुंशी। तो कोष्टक अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका भी पूरा नाम लिखिए, के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या था। अगला है अनेक वामपंथी जो इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकाल को राजनीतिक विखंडन और आर्थिक पतन का काल माना, उन इतिहासकारों के युगों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने इस काल को कृषि के प्रचार के कारण क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय स्तर पर राज्य निर्माण का क्या काल। वो कौन है? बी.डी. चट्टोपाध्याय, वो हरमान कुल के हैं, या डी.एन. झा व बी.के. क्या है ठाकुर हैं, या बी.एन.एस. यादव और आर.एस. शर्मा हैं, या डी.डी. गोस्वामी और इरफान हबीब है। तो जल्दी से इसका आप कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी.डी. चट्टोपाध्याय और हरमान कुल के हैं। क्वेश्चन संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने गुप्त शासकों ने अपनी क्या की थी स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित की? तो लिच्छवियों के साथ बिल्कुल, वाकाटक, नाग, कदम, यानी ये क्या है इन सभी के साथ इन्होंने क्या किए थे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन संख्या है 49, निम्न में किस पुस्तक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा सकल जम्बूद्वीप का क्या कहा गया स्वामी कहा गया? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें उसे सकल जम्बूद्वीप का स्वामी किसको कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या मुद्रा राक्षस में कहा गया कि महावंश में, इंडिका या भद्रबाहु चरित्र में? तो जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है महावंश। तो महावंश पुस्तक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का क्या कहा गया स्वामी कहा गया। अगला क्वेश्चन संख्या है 50, गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य यानी गलत कौन सा है? तो स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है, बिल्कुल सत्य है। गुजरात विजयनगर प्रांत जो गुप्त शासकों ने क्या किया स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्रा, तांबे नहीं, ये बिल्कुल गलत है, चांदी की जरूर जारी की लेकिन तांबे की नहीं। गुप्त राजाओं गुप्त मुद्रा पर शुद्ध और कलाओं के प्रति गुप्त शासकों के अनुराग चित्रण हुआ, बिल्कुल सही है। गुप्त मुद्राओं में स्वर्ण कुषाण मुद्राओं के जो स्वर्ण है उसकी तुलना में कम शुद्ध, ये भी सही। तो बिल्कुल ये सभी सही है। इसमें सिर्फ ऑप्शन संख्या 2 आपके क्या ये गलत है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो यही होगा। तो देखो अब इसमें 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया, बाकी के लिए अलग अलग और भी पार्ट आएंगे, उनमें थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, इसलिए तो भी आपको समझा नहीं रहा हूँ, नहीं तो आपको समझाता तो और भी बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो एक वीडियो के अंदर कम से कम 10 प्रश्न ही हो पाते। तो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी गति बढ़ाएंगे और इसके बारे में कमेंट करके भी आप ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ सके। धन्यवाद।